हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूरज एस्टेट डेवलपर्स आईपीओ के बारे में इन डिटेल। दोस्तों, ये आईपीओ ओपन होने वाला है 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में। प्राइस में कंपनी ने सेट किया है 340 से 360 रुपीज़ पर शेयर का। फेस वैल्यू है ₹5 पर शेयर की। आपको कुल मिलाकर एक लॉट में 41 शेयर्स मिलेंगे। टोटल दोस्तों आईपीओ का जो साइज है वो है 400 करोड़ का, जिसमें से ये पूरा का पूरा ही फ्रेश इशू होने वाला है। और लिस्टिंग कहाँ पर होगी? लिस्टिंग होगी दोस्तों बीएसई और एनएसई दोनों के ऊपर। तो इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कंपनी के बारे में इन डिटेल, की कंपनी का कारोबार कैसा है, कंपनी करती क्या है और डेफिनेटली कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सूरज एस्टेट 1986 में स्टार्ट हुई थी और ये एक रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंपनी डेवलप करती है रेसिडेंशियल और कमर्शियल एस्टेट इन द साउथ सेंट्रल मुंबई रीजन। कंपनी दोस्तों कोई इन हाउस कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है। ये 100% डिपेंडेंट है ऑन थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज करवाते हैं उनके प्रोजेक्ट्स की। सूरज एस्टेट डेवलपर्स ने दोस्तों ऑलमोस्ट अभी तक 42 प्रोजेक्ट्स हम कह सकते हैं साउथ सेंट्रल मुंबई रीजन के अंदर कंप्लीट कर दिए हैं। और इन एडिशन कंपनी के पास दोस्तों जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जो एडिशनल प्रोजेक्ट्स हैं, इनके पास कंपनी के पास 13 ऐसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है और 16 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है। तो आपको देखने को मिल सकता है साफ साफ कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है इन ऑर्डर्स के साथ। दोस्तों कंपनी ने काफ़ी सारे शानदार प्रोजेक्ट्स भी किए थे। तो उसमें दोस्तों नाम आता है सूरज एलिगेंस सेकंड, देन आईसीआईसीआई अपार्टमेंट्स, सीसीआईएल भवन। फिर दोस्तों कंपनी ने ट्रैंकिल बे फर्स्ट, एलिजाबेथ अपार्टमेंट, मॉन डेसिर, सेंट एंथोनी अपार्टमेंट्स, ल्यूमिरिए और ट्रैंकिल बे सेकंड, ब्रह्म सिद्धि सीएचएस, जाकब अपार्टमेंट्स, सूरज एलिगेंजास फर्स्ट और बहुत सारे दोस्तों ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो कंपनी के द्वारा कंप्लीट किए गए। ये बेसिकली नामचीन अपार्टमेंट्स हैं जो कंपनी ने किए, मतलब उनके जो प्रोजेक्ट्स थे, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, वो कंपनी ने करे हैं। सितंबर 30 2023 के मुताबिक दोस्तों कंपनी के पास जो इसकी सब्सिडरीज है उसको मिलाकर ऑलमोस्ट एम्प्लॉयड है 126 परमानेंट एम्प्लॉयज़। तो 126 दोस्तों परमानेंट नहीं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ है जो बेसिकली आपको कंपनी के साथ काम करते हुए नजर आते हैं। बाकी सूरज एस्टेट के पास दोस्तों ऑलमोस्ट अभी 10 लाख स्क्वायर फीट ऑफ लैंड है मुंबई के अंदर। रेसिडेंशियल पोर्टफोलियो जो इनका है, इसके अंदर दोस्तों वैल्यू लग्जरी और लग्जरी सेगमेंट के प्राइजेज है जो ऑलमोस्ट दोस्तों रेंज करते हैं 10 मिलियन, यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए से लगाकर 130 मिलियन तक आपको देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के पास हम कह सकते हैं अच्छा खासा रेंज रखती है कंपनी। ज़्यादा हम कह सकते हैं प्रीमियम सेगमेंट या फिर लग्जरी सेगमेंट में कंपनी आपको मिलती है। कमर्शियल सेगमेंट में दोस्तों सूरज एस्टेट ने बिल्ड किया है एक सॉलिड कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स फॉर द इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, नेमली सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। और दोस्तों एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया कंपनी ने बनाया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जो इनके द्वारा बिल्ड किया गया है। यानी एनएसई खुद भी हम कह सकते हैं इनके द्वारा ही बिल्ड किया गया है ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स। तो आप समझ सकते हैं, देखिए कंपनी का प्रोजेक्ट तो काफ़ी शानदार है ही है। अब देखिए कोई भी आईपीओ तो उसकी स्ट्रेंथ होगी, कुछ वीकनेस होगी। तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ दोस्तों पहली तो यही है कि कंपनी के पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। मतलब कंपनी के पास रेसिडेंशियल और कंपनी कह सकते हैं रेसिडेंशियल और डेवलपमेंट्स दोनों कंपनी करती है, दोनों सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और डेफिनेटली काफ़ी सारे इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है और अडेप्टेबिलिटी है मार्केट के डिमांड को लेकर। दूसरा है रीडेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। दोस्तों सूरज स्टेट डेवलपर्स में आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी जो है वो अंडरटेक करती है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, प्रोवाइडिंग फ्री रीडेवलपमेंट फॉर ओवर 1011 टेनेंट्स। मतलब होता क्या रीडेवलपमेंट इनको नहीं पता है दोस्तों। बेसिकली अगर आप मान लीजिए कोई फ्लैट में रहते हैं, बिकॉज ये बहुत कॉमन बात है ये मुंबई इधर तो, लेकिन देखिए फॉर एग्जांपल आप कोई फ्लैट में रहते हैं और उस फ्लैट का आपको रीडेवलपमेंट करवाना है। तो रीडेवलपमेंट होता क्या है बहुत बार कि पूरी सोसाइटी का होता है। तो पूरी सोसाइटी को दोस्तों वापस से रीडेवलप किया जाता है, उसको तोड़ के वापस नया बनाया जाता है, उसके अंदर स्पेस भी बढ़ जाती है। तो वो जो रीडेवलपमेंट होता है दोस्तों, उसके लिए कंपनी जो है मतलब जो भी सोसाइटी काम करवाती है उसके अंदर आपको पैसा भी मिलता है अगर आपको दूसरी जगह रहना, क्योंकि आपका वो डेफिनेटली वो घर तो रहेगा नहीं। तो रीडेवलपमेंट के काम कंपनी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं और ऑलमोस्ट 1011 टेनेंट्स के लिए रीडेवलपमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कमिटमेंट है ये दोस्तों रेगुलेटरी रिक्वायर है और वहाँ पे होता है ये लगातार, तो उसका कंपनी काम करती है। और वहाँ पे कंपनी जैसे मैंने कहा ये फ्री रीडेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगली दोस्तों बात है कुछ वीकनेसेस की। वीकनेसेस क्या है? देखिए बोरोइंग लेवल्स बहुत ज़रूरी हुए है। देखिए कोई भी रियल एस्टेट कंपनी के लिए डेफिनेटली उनके पास काफ़ी ज़्यादा कैश की ज़रूरत होती है। तो कंपनी की जो बोरोइंग है वो अपने आप में काफ़ी है। 598.50 करोड़ के आसपास का लेटेस्ट
फिनेंशियल पीरियड में कंपनी के ऊपर बोरिंग आपको देखने को मिल जाती है, और हाई लेवल ऑफ डेट जो है वो डेफिनेटली एक रिस्क तो पोजेस करता ही है। लेकिन ज़रूर इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से अभी बढ़ते हुए नजर आए थे, तो उसके कारण भी कंपनी को इकोनॉमिक चैलेंज काफ़ी हुए थे। आप कह सकते हैं कि वो रिस्क थोड़ा सा मिटिगेट हो जाएगा, बट या रिस्क है। दूसरा है डिपेंडेंस ऑन मुंबई मार्केट। देखिए कंपनी मुंबई में ज़्यादातर काम कर रही है, तो ये बात ज़रूर है कि देखिए अगर मुंबई मार्केट्स में ज़्यादा काम नहीं होगा तो कंपनी का डेफिनेटली आपको फिनेंशियल्स में कमी आती हुई देखने को मिलेगी। कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया, कोई रेगुलेटरी चेंजेस आ गए, कोई लोकल मार्केट फ्लक्चुएशंस आ गए, तो ये इंपैक्ट आपको पता है साफ साफ कंपनी के ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। तो ये दो वीकनेस है और दो स्ट्रेंथ है। लेकिन एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। सो दोस्तों 31 मार्च 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था ऑलमोस्ट 244 करोड़। उसके अगले साल दोस्तों 273 करोड़ हुआ और फिर 307 करोड़ हुआ। तो कंपनी के रेवेन्यू में आप देख सकते हैं जो ग्रोथ है वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, बट ठीक ठाक ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 करोड़ का था दोस्तों कंपनी का 2021 में, फिर वो 26 करोड़ का हुआ और फिर वो 32 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंप आया कंपनी के मुनाफे में, और यहाँ पे थोड़ा सा जंप आपको देखने को मिला। कंपनी ने दोस्तों अभी 30 जून 2023 के अपने नंबर्स पेश किए, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू आया 102 करोड़ का। तो अगर इसी हिसाब से चलते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट दोस्तों एक क्वार्टर में अगर 100 करोड़ का आया है तो 400 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू बन सकता है। और 14 करोड़ के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी ऑलमोस्ट 56 करोड़ के आसपास बन सकता है, अगर इसी रेट से कंपनी चलती रही। बाकी जैसे मैंने कहा बोरिंग तो है ही 598.50 करोड़ की कंपनी के ऊपर। तो कंपनी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर क्यों आई है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए पहला जो इनका काम है वो यही है कि कंपनी को अपनी बोरोइंग कम करनी है। कंपनी ने क्या, मैनेजमेंट ने बताया था कि जो इनके ट्रेडिशनल लेंडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे बोरोइंग करते हैं, जो स्पेसिफिकली एनबीएफसी से कंपनी पैसा उठाती है। तो अब कंपनी चाह रही है कि वो उन बैंकों से पैसा उठाएगी जहाँ पर कम लेंडिंग चार्जेस हो, तो वहाँ पर कंपनी को फ़ायदा हो सकता है इसका, ऐसा कंपनी ने कहा है। बाकी जो कंपनी है वो अपनी जो इनकी सब्सिडरीज है अकॉर्ड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और आइकॉनिक प्रॉपर्टी डेवलपर्स, इसकी आउटस्टैंडिंग बोरिंग को कम करेगी। दूसरा है दोस्तों कंपनी को एक्विजिशन करना है लैंड का और लैंड डेवलपमेंट राइट्स का, तो इसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है। तो होपफुली तो आपको समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की। तो देखिए कंपनी ऑलमोस्ट 35.64 के प्राइस ट्रेंडिंग पे अपना आईपीओ लेकर आई है। पोस्ट प्राइस ट्रेंडिंग हो जाएगी 49.81 की। मार्केट कैप है 1597 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं काफी लाजवाब दिखता है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसके सामने काफी कम दिखता है। डेट टू इक्विटी डेफिनेटली एक कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है, बिकॉज 8.31 का है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा हाई है। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ 58.18 का आपको देखने को मिल जाता है, जो अपने आप में शानदार है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि क्या पैसा लगाना चाहिए और पैसा क्या बन पाएगा, राइट। तो अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो इसमें दोस्तों ओबरॉय रियल्टी है जो ऑलमोस्ट 20.44 की प्राइस ट्रेंडिंग पे अवेलेबल है। सनटेक रियल्टी तो काफ़ी ज़्यादा महंगा स्टॉक है, बट कोई मतलब नहीं है स्टॉक का। बाकी की स्टोन रियल्टर्स लिमिटेड 79.58 की प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड कर रहा है। श्रीराम प्रॉपर्टी 17 की। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस 73.91, ठीक है। डीबीए रियल्टी तो छोड़ दीजिए, और हपटाउन ऑलमोस्ट 10.93। लेकिन मेजर कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन दोस्तों इस सेक्टर में थोड़ी सी हाई रहती है। तो कंपनी ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन बहुत ऊंचे दाम पर लेके आई है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत नीचे दाम पर लेकर आई है। इट्स ओके। मतलब ये है कि दोस्तों इसके अंदर पैसा बन भी जाए तो ठीक है, और ना भी बने तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसके अंदर सिंपल सी बात है, लो लिस्टिंग गेन यानी छोटे लिस्टिंग गेन होंगे अगर हो भी गए। और दोस्तों याद रखिएगा, ये अगर आप आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो प्रॉपरली फॉर लॉन्ग टर्म लगाइए। और मेरे हिसाब से देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है तो हो सकता है कि सूरज एस्टेट डेवलपर्स उसमें से एक पिक ना हो, या फिर सबसे लास्ट पिक हो। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो इसका मतलब दोस्तों समझिए कि कंपनी जिस वैल्यूएशन पे लेके आई है, दूसरी बात जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है, दूसरी बात जो तीसरी बात जो कंपनी का डेट है, वो थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट नजर आता है। तो आई थिंक ये जरूर है जो बाजार देख के चलेगा। अगर मैं बात करता हूँ करंट ग्रे मार्केट की, जो करंट ग्रे मार्केट चल रही है वो 66 रुपीज़ चल रही है, ऑलमोस्ट दोस्तों 18.33%। और आपको जान की खुशी होगी कि इसकी जो ग्रे मार्केट है वो करंटली अपने हाईस पर चल रही है। तो यही है, अगर आप मुझसे मेरा डिसीजन पूछेंगे तो मैं ज़रूर लगाऊंगा इस आईपीओ के अंदर छोटे लिस्टिंग गेंस के लिए और थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए। मुझे लगता है कि दोस्तों जो कंपनी का रिटर्न ऑन नेट वर्थ है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखता है। बाकी जो कारोबार कंपनी कर रही है वो ठीक है। मतलब देखिए अब रियल एस्टेट कंपनी है, मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर रियल एस्टेट एज अ सेक्टर काफ़ी बढ़िया कर सकता है, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्ट रेट्स अब मान के चलिए आपको बहुत जल्द कट होते हुए देखने को मिलेगी। फेड ने तो बिल्कुल ये बता ही दिया है। तो आई थिंक एक पॉजिटिव सेक्टर है टू लुक आउट फॉर, बट जरूर इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। तो बिल्कुल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई भी आईपीओ के अंदर दोस्तों पैसा लगाइएगा और कोई भी डिसीजन लीजिएगा।